हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड पोटेंशियल को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम कूलम के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। कूलम्स लॉ यानी कूलम का नियम क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। हमने ये जाना था कि कूलम का नियम ये कहता है कि जब भी हमारे पास दो बिंदु आवेश होते हैं, उन दोनों बिंदु आवेश के बीच में एक बल लगता है। ये जो बल होता है, ये इन दोनों बिंदु आवेश का जो आवेश का मान है, उसके गुणनफल के जो है समानुपाती होता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग यानी स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रम यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो हमारे पास क्या आएगा, के। ये क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट यानी नियतांक, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। और यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखी थी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर आप इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आपका अगला टॉपिक था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम नियम को सदिश संकेतन। यानी हम यहाँ पे बेसिकली कूलम का जो नियम है वो सदिश रूप में आप कैसे लिखते हैं ये हम जानते। तो हमने क्या कहा, हमने माना दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ठीक है। हमने ये माना कि इन दोनों की जो पोलैरिटी है, इनकी जो ध्रुवता है वो सेम, यानी दोनों या तो माइनस माइनस है या प्लस। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। Q1 और Q2 को हमने कुछ दूरी पे रखा है, जो कि आपकी R21 दूरी है। ठीक है। अब Q1 Q2 की बात करें तो इनिशियल पॉइंट से, ओरिजिन से, ये आपका Q1 जो है R1 दूरी पे है और Q2 जो है वो R2 दूरी पे है। ठीक है। अब दोनों के बीच में बल लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है। अब क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों की ध्रुवता सेम है, दोनों क्या है, हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण के कारण एक बल लगेगा। ठीक है। और बल की जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी बाहर की ओर। अब अगर हम Q1 आवेश की बात करें तो Q1 आवेश पर जो बल लग रहा है वो आपका किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण। यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा उसे आप लेंगे F12। ठीक है। यहाँ पे जो आपका बल Q1 पे लगेगा उसे आप F12 लेंगे। वही Q2 पे जो बल लगेगा वो Q1 के कारण होगा, इसको हम F21 से दर्शाएं। ठीक है। और अगर हम AB की दूरी की बात करें तो AB की जो दूरी होगी वो R21 होगी, जो कि R2 माइनस R1 आपका होगा। इस तरीके से आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। यहाँ पे जो हमारी दूरी है इसे हम मान लेते हैं, ये R21 नहीं लेंगे, R12 लेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमारे पास दो बिंदु आवेश। ठीक है। तो मान लें, या लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 held at a distance of R12। यानी मान ले दो बिंदु आवेश हैं, मान ले दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है।
जिनके बीच की दूरी R12 है। ठीक है, ये आप लिखेंगे, नोट कीजिए। अब आप लिखेंगे कूलम के नियम के अनुसार इन दो बिंदु आवेश के बीच में एक बल लगेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यानी कूलम के नियम के अनुसार। ठीक है, जो बल लगेगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोनों के जो आवेश हैं उनके मान के गुणनफल के बराबर। ठीक है, या उसके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, समानुपात। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1Q। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरा क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या है कि दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, R12 है, R ले लेते हैं, R ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपली ले रहे हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, यानी 1/R का स्क्वायर। जाएगी इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 और 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q2/R स्क्वायर। ठीक है, नोट करें। ठीक है, तो ये आपके कूलम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच में जो बल लगे। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में, ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 की स्थिति की। तो Q1 की स्थिति क्या कितनी है, या दूरी कितनी है O से, O। ठीक है, इसी तरीके से Q2 की OB। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ, अगर हम OA की बात करें, या जो है आपका, आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ Q1 Q1 की स्थिति। ठीक है, या उसकी जो दूरी है ओरिजिन से कितनी है, OA है, इसे आप R1 से दर्शा रहे हैं, R। ठीक है, वेक्टर। इसी तरीके से नाउ पोजीशन ऑफ Q2, यानी Q2 की स्थिति की बात करें, Q2 की स्थिति की बात करें, OB। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है, R2। ठीक है, R2 इसकी दूरी है, या आप इस तरीके से। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर, या हम बात करें A और B की दूरी, तो कितनी है, R12। ठीक है, 1 से 2 की तरफ। अगर हम बात करें 2 से 1 की तरफ, तो क्या होगी आपकी R21। ठीक है, R21। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम R12 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप किसकी बात करें, चलो AB की बात करें, तो AB कितना है, R12। इसी तरीके से अगर हम BA इसके ऑपोजिट ले ले तो कितना होगा, R21। ठीक है, नोट कीजिए, ये होगा आपका, इसे आप वेक्टर में लिखिए।
अब इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और ये हो जाएगा R1 माइनस R2। आप इसी तरीके से लिख सकते। अब फोर्स की बात करें, बल की बात करें, तो अगर हम ए पोजीशन में, ए स्थिति में फोर्स की बात करें तो ए पर जो फोर्स लग रहा है यानी Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण। तो ये आपका F12 होगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स की बात करें ऑल्सो F12 क्या है? फोर्स है, यानी Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के कारण बल क्या है आपका? F12। F12 ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें Q2 पर Q1 के कारण जो बल होगा वो कितना होगा? Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल क्या होगा? F21। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, नोट कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स की यानी बल की। ठीक है, हम मानते हैं, हम ये ले लेते हैं कि जो आपका Q2 है, Q2 पे किसके कारण बल लग रहा है? Q1 का, यानी F21 को अगर हम लेते हैं, ठीक है, F21 की वैल्यू अगर हम निकालें तो F21 कूलम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी आप कैसे लेंगे ये देख लेते हैं। हम इस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण। तो आप जो दूरी लेंगे वो यहां से यहां की ओर लेंगे, यानी R12। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी आपकी ऐसी ही होगी। आप जानते हैं डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु की ओर। तो यहाँ पे जो दिशा होगी, ठीक है, जो आपका यूनिट डायरेक्शन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में इसे दिखा रहे हैं। F21 क्या है? 21 पर जो है 2 पर 1 के कारण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R आपका यहां से इधर की ओर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका R12 आ जाएगा। ठीक है, R12 आ जाएगा, उसका स्क्वायर, और आपका यहाँ पे यूनिट डायरेक्शन यानी ये आपका दिशा दिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखें। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम R12 की बात करें, R12 क्या दिखा रहा है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। कौन सा? आपका इस दिशा को दर्शा रहा है, इसकी दिशा को दिखा रहा है, ए से बी की। अब आपको एक और चीज पता है, क्या पता है? आपने क्लास 11th में वेक्टर्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा है देख लेते हैं। आपने पढ़ा है अगर हम वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंपल ए, या फिर मॉड में आपका ए होता है तो वो क्या दर्शाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण। ठीक है, और ए कैप जो कि क्या दर्शाती है? दिशा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें R12 वेक्टर जो होगा, सदिश R12 होगा, वो बराबर होगा R12 और R12 के कैप के। तो यहाँ पे आप R12 कैप की जगह लिख सकते हैं R12 वेक्टर यानी सदिश अपॉन R1। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए ये क्या है? इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे डाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा आपके पास? F21, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
r12 का होल स्क्वायर इंटू, इसके जगह r12 कैप की जगह रख देंगे r12 अपॉन, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब यानी घन। तो आपका आ जाएगा F21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 वेक्टर में। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपकी हो जाएगी चौथी इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं आप F21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मॉड का Q1 मॉड का Q2 अपॉन, अब R12 की बात करें, हम क्या जानते हैं, R12 को आप लिख सकते हैं R2 माइनस R1, लेकिन ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, और वेक्टर में आप उसको इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं, नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं Q1 और Q2 की, अगर अलग अलग आपकी पोलैरिटी हो। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक है जिसमें दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम, यानी दोनों कैसे हैं, सजातीय आवेश है, यानी दोनों प्लस प्लस है या माइनस माइनस। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, आप जानते हैं इस कंडीशन में रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन होगा दोनों की, चाहे दोनों माइनस में है चाहे दोनों प्लस में है, अगर आप दोनों Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका गुणनफल निकालेंगे तो 0 से ज्यादा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बल होगा वो आपका R, जो दिशा लगेगी वो R1 से 2 की ओर लगेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि दोनों का क्या है, दोनों जो है ऑपोजिट है, यानी दोनों विजातीय आवेश हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, और जो आपका यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, Q1 Q2, जो कि लेस देन 0 होगी। तो ये आपका है सजातीय आवेश के लिए आवेश, और ये आपका है विजातीय आवेश। ठीक है, इस तरीके से यार। ठीक है, अब इसके अलावा आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी बहुल आवेशों के बीच बल। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हमारे पास दो से अधिक आवेश होते हैं, तो यहाँ पे फोर्स कैसे। अभी तक हमने दो आवेश की बात करी, Q1 और Q2 आवेश है, उनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। यहाँ पे हम दो से अधिक आवेशों की बात करें, तो क्या होता है बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम एक चार्ज ले, सबसे पहले आप Q1 चार्ज लेके आएंगे, Q1 आवेश लेके आएंगे। उस समय यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं था, आप उन्हें उसे लेके आए और ओरिजिन से उसे आपने R1 दूरी पे रख। अब क्या हुआ, ये जो आपका Q1
आवेश है ये किसी भी प्रकार का फोर्स यानी बल एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर या इसके सराउंडिंग पर कोई भी दूसरा आवेश नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर आप दूसरा आवेश लेके गए और उसे आपने O से R स्थिति पे रखा। अब यहाँ पे क्या हो गए, आपके पास दो आवेश हो गए, एक है Q1 एक है Q। अब ये दो आवेश हो गए, ठीक है। दो आवेशों के कारण क्या हो गया, यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे बल। अब अगर हम बात करें Q1 की, तो Q1 पे जो Q2 के कारण बल लगेगा वो आपका क्या होगा, F12, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो है यहाँ से देख सकते हैं आप कि R12 दूरी पे है, तो यहाँ पे बल क्या लग रहा है, F12, 1 पर 2 के कारण बल। अब आप दूसरा आवेश लेके आते हैं, ठीक है, तीसरा आवेश Q3। Q3 को आप ओरिजिन से R3 दूरी पर रख देते हैं, जो कि Q1 से R13 दूरी पर स्थित है। अब ये दोनों आवेश क्या करेंगे, इस Q1 आवेश पर फोर्स लगाएंगे, बल। एक लगाएगा इस ओर, दूसरा लगाएगा इस। अब अगर हम बात करें Q1 की, तो यहाँ पे जो आपका Q1 पे बल लगेगा वो इन दोनों के द्वारा जो बल लग रहा है उनके वेक्टर सम, ठीक है, उनके वेक्टर सम के बराबर। यानी क्या करेंगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे आपका जो है पैरेललोग्राम लॉ जो है उसे लगाएंगे, तो आपको एक F1 फोर्स मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने 3 की बात करी, 3 से अधिक है तो क्या होगा, अगर आप Q1 पर इन आवेशों के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Q1 आवेश है, इस पर जो है Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। Q1 पर Q2, Q3, Q4 और Q5 के कारण क्या लग रहा है, बल। तो यहाँ पे Q1 पे जो टोटल बल लगेगा वो कितना है आपका, F1 है, और वो क्या होगा, इन सारे यानी Q2, Q3, Q4, Q5 के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उनका क्या होगा, वेक्टर सम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मल्टीपल चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो मल्टीपल चार्जेस में ऐसा ही होता है, आप क्या करते हैं, सबका वेक्टर सम देते हैं, ठीक है। Experimentally, it is verified that force on any charge due to the number of charges is vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. क्या कहा गया है, कहा ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटली या प्रयोगों से ये सत्यापित हुआ है, ये पता लगा है, क्या पता लगा है कि किसी आवेश पर या कोई भी चार्ज है उस पर बाकी सब चार्जेस यानी एक से अधिक चार्जों के द्वारा या आवेशों के द्वारा जो बल लगता है वो उन्हीं सब बलों का सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। और आप एक एक करके उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। और यहाँ पे हर एक जो बल है जो हर एक आवेश के द्वारा लगाया जा रहा है, इस पर दूसरे आवेश का जो है उसके बल का कोई प्रभाव पड़ता नहीं। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दिस इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपके किसी निकाय में जो है 2 या 2 से अधिक आवेश हैं तो एक आवेश पे जो बल लगेगा वो सभी के द्वारा लगाए गए बलों का जो इंडिविजुअल है उनका वेक्टर सम होगा, यानी आप उसे डायरेक्ट ऐड करें। प्रयोगों द्वारा यह सत्यापित हो चुका है कि किसी आवेश पर कोई अन्य आवेश के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इन आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। इसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत
कहते हैं। तो ये आपका क्या है, मल्टीपल चार्जेस में यानी बहुल आवेश के बीच में जो बल है उसका भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा। अब हम इसका जो आप किस तरीके से डिराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि आप जो है सदिश रूप में कूलम के नियम को किस तरीके से लिखेंगे। साथ ही साथ हमने बात करी बहुल आवेशों के बीच में बल की। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम आपका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक हैं जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।